हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे। और हम लोग जो है क्लास 12 का हिंदी पढ़ रहे थे। पहला चैप्टर जो बातचीत है वो कंप्लीट पढ़ चुके हैं और उसका जो भी निबंध था बातचीत वो पढ़ चुके हैं। और उसमें जो लेखक का परिचय था तो वो भी वीडियो अपलोड हो चुका है, 2 वीडियो। और इस चैप्टर का बातचीत का केवल ऑब्जेक्टिव बचा हुआ था, तो आज हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव देखते हैं, है ना। तो इस चैप्टर से, बातचीत चैप्टर से जितना संभावित ऑब्जेक्टिव बन सकता है, जो बिहार बोर्ड के क्लास 12 के एग्जाम में पूछता है, वो सारा ऑब्जेक्टिव हम लोग जो है कि इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव है संयोगिता स्वयंवर के आलोचना किसने किया था, है ना। संयोगिता स्वयंवर जो था, स्वयंवर का मतलब होता है खुद से जो है वर चुनने के लिए, है ना, तो चुना जाता है तो उसको स्वयंवर कहा जाता है। और ये एक लड़की है संयोगिता, जो आप लोगों को याद होगा कि जब लेखक का परिचय पढ़ा रहे थे तो उसमें बतलाए थे कि कन्नौज के जो राजा है जयचंद, उसके ही पुत्री का नाम था संयोगिता। और ये जो है पृथ्वीराज चौहान की जो है ना, ये एक परिमिका थे, तो उसी से है ना, तो ये वही संयोगिता है। तो इस संयोगिता स्वयंवर जो है इसके आलोचना किसने किया, तो आप याद रखिएगा लाला श्रीनिवास दास, है ना। ये लाला श्रीनिवास दास कब, तो याद रखिएगा 1886 में। तो अगर देखिए बातचीत चैप्टर में ये है तो अक्सर जो है ना बच्चा कंफ्यूज होता है कि संयोगिता स्वयंवर जो है ना वो पहला बातचीत चैप्टर में पढ़े थे, तो ऐसा लगता है कि इसके आलोचक जो है, इसकी आलोचना जो है वो बालकृष्ण भट्ट ने किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका जो आलोचना है वो लाला श्रीनिवास दास जी ने किया है 1886 में। अगला है बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है। ये जो चैप्टर है, जो बातचीत हम लोग पढ़े हैं, ये निबंध है, कहानी है, कविता है, क्या है, तो आप याद रखिएगा ये जो बातचीत चैप्टर है ना ये एक निबंध है। अगला है बातचीत के माध्यम से BKB का मतलब बालकृष्ण भट्ट, है ना। तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं, ये अगर एग्जाम में आए तो इसका आंसर याद रखना कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी जो है, इसका आंसर मैं यहां लिख देता हूं, यानी बातचीत की शैली बताना चाहते हैं, है ना। बातचीत की शैली बताना चाहते हैं ना। तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं, तो याद रखिएगा बातचीत की शैली, तौर तरीका बताना चाहते हैं। मनुष्य का गुण और दोष कब प्रकट होता है। मनुष्य का गुण और दोष कब प्रकट होता है, जब मनुष्य बोलता है। आपको याद होगा एक व्यक्ति है बेन जॉनसन, जिन्होंने कहा था कि मनुष्य के रूप का साक्षात्कार उसके जो है ना बोलने से ही होता है। तो यानी कि जब मनुष्य जो है ना बोलेगा तब उसका जो है पता चलता है उसके अंदर क्या गुण है और क्या दोष है। बिना बोले मनुष्य का गुण दोष प्रकट नहीं होता है। तो मनुष्य का गुण दोष कब प्रकट होता है, जब मनुष्य क्या होता है, बोलिए, तो आंसर होगा इसका कि बोलता है। जब मनुष्य बोलता है तब मनुष्य का गुण और दोष प्रकट होता है। बालकृष्ण भट्ट की काव्य का रचना काल कौन सा रहा है ना। काव्य का रचना काल तो आप याद रखिएगा आधुनिक काल, है ना। ये जो लेखक थे कौन से काल के थे, तो आधुनिक काल के थे। और युग में याद रखिएगा कि भारतेंदु युग के थे, है ना। ये इसका जो काल रहा है ये आधुनिक काल रहा है। और कभी कभी ऑप्शन में भारतेंदु युग भी रहेगा, तो आप भारतेंदु युग के भी ये लेखक रहे। अगला है बातचीत का उत्तम तरीका क्या। आप चैप्टर में तो मैं खुद पढ़ाया भी हूं, आप लोग पढ़े भी होंगे कि बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है आत्मवार्तालाप, यानी खुद से अगर बातचीत आप करते हैं अपने आप से, यानी जो भी प्रॉब्लम आपको होता है वो सारी बातें अगर आप अपने से कर लेते हैं तो ये बातचीत का सबसे उत्तम तरीका होता है। तो बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, आत्मवार्तालाप, है ना। आत्मवार्तालाप, ये सब मैं अच्छे से चैप्टर के अंदर समझाया हूं। इसका जो पहला वीडियो अपलोड हुआ है पार्ट 1 बातचीत का, उसमें आप जाकर के देख सकते हैं। राम रमोवल का अर्थ क्या होता है। राम रमोवल का मतलब क्या होता है, देखिए जब 4 आदमी, राम रमोवल का अर्थ होता है ऊपरी बातें। जैसे जब 4 आदमी से जब अधिक लोग एक जगह पर बैठ करके जो है जब बातचीत करता है ना, तो वो बातचीत नहीं होता है ना। उस बातचीत का कोई सार और कोई तत्व नहीं होता है। उसका जो है वो बातचीत जो है ना उसमें केवल ऊपरी ऊपरी बातें होती है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि थे, तो आप याद रखिएगा कि बालकृष्ण भट्ट जी जो है ये भारतेंदु युग के कवि थे, है ना। जो भारतेंदु है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये जो है बालकृष्ण भट्ट जो है उससे बहुत ज्यादा प्रभावित थे, है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र से। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो आप सबको याद होगा कि हिंदी प्रदीप, है ना। हिंदी प्रदीप पत्रिका जो है, हिंदी प्रदीप जो पत्रिका है जो 1877 से 77 में पहली बार प्रकाशित हुआ, तकरीबन 33 वर्षों तक ये पत्रिका चला। हिंदी प्रदीप पत्रिका, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जिससे ही प्रभावित होकर के इन्होंने जो है कि ये हिंदी प्रदीप पत्रिका निकालना स्टार्ट किया था। ये एक मासिक पत्रिका है, 1877 में इसका प्रकाशन पहली बार हुआ था और उसके बाद जो है कि 33 वर्षों तक ये चला और फिर बाद में जाके बंद हो गया। वाक शक्ति मतलब क्या होता है, तो वाक शक्ति का अर्थ होता है बोलने की शक्ति। अब याद रखिएगा
कि वाक शक्ति का अर्थ होता है बोलने की शक्ति, है ना, बोलने की शक्ति। अगला है प्रश्न है 11 नंबर में, वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका किस में मिलता है? बातचीत में मिलता है या स्पीच में मिलता है, भाषण में मिलता है? देखिए बातचीत में आप अगर किसी से बातचीत करिएगा ना तो बीच में आप बोलते रहिएगा, आपका पूरा सेंटेंस कंप्लीट होने भी नहीं देगा, बीच में लोग टोक देता है ना, आपको रोक देगा। लेकिन स्पीच के अंदर जो है ना, आप जब स्टेज पर रहते हैं तो आपको बोलने की पूरी आजादी रहता है, आप जैसे चाहो, है ना, आप जो है अपनी बातों को रख सकते हैं। तो वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का पूरा मौका किस में मिलता है? तो आप याद रखिएगा, बातचीत में नहीं, स्पीच में। स्पीच मतलब भाषण में। अगला प्रश्न है 12 नंबर में, पुण्यवाचन क्या होता है? देखिए जब कोई भी धार्मिक कर्मकांड होता है तो वो डायरेक्ट शुरू नहीं हो जाता है, उस धार्मिक कर्मकांड को शुरू करने से पहले एक मांगलिक श्लोक पढ़ा जाता है, उसी मांगलिक श्लोक को, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? पुण्यवाचन बोलते हैं। किसी भी धार्मिक कर्मकांड को स्टार्ट करने से पहले जो मांगलिक श्लोक पढ़ा जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको पुण्यवाचन कहा जाता है। अगला 13 नंबर प्रश्न है, नांदी पाठ क्या होता है? देखिए जब भी कोई नाटक वगैरह होता है, नाटक का प्रोग्राम होता है, तो आप देखते होंगे कि नाटक का प्रोग्राम होने से पहले, है ना, पर्दा हटने से पहले, पर्दा जब हटता है, ऐसा नहीं कि नाटक जो है इकट्ठे स्टार्ट ही हो जाता है, पहले जो है ना, पहले जो है वहां पर मंगल पाठ वगैरह किया जाता है। तो नाटक के प्रारंभ में जो मंगल पाठ किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको नांदी पाठ कहा जाता है। अगला प्रश्न 14 नंबर है, किनका उद्देश्य होता है सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना? देखिए बातचीत जो है ना, ये इंसानों के मन में जोश और उत्साह पैदा नहीं करता है, लेकिन जितना असर बातचीत का इंसानों पर पड़ता है उससे कहीं ज्यादा असर, है ना, भाषणों का इंसानों पर पड़ता है ना, स्पीच का पड़ता है। तो स्पीच क्या होता है? आप चैप्टर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था कि स्पीच का उद्देश्य होता है सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना। तो किसका उद्देश्य होता है सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा करना? तो आंसर होगा, है ना, स्पीच का। स्पीच का उद्देश्य होता है सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना। अगला है, मन रमाने का ढंग क्या है? देखिए मन अगर रमाना है ना तो बातचीत करिए, इससे अगर आपके मन में कोई, है ना, जैसे धुआं या मवाद एकदम से जमा हो गया है और आपको लगता है कि बड़ी टेंशन में है, तो आप बातचीत एक दूसरे से करिए, इससे आपका मन हल्का होगा। यानी ये जो मन रमाने का ढंग है ना, ये बातचीत है। लेखक ने वाक शक्ति का क्या क्या फायदा बताया इस चैप्टर में बातचीत में? तो लेखक ने वाक शक्ति का 2 फायदा बताया है। एक तो बातचीत, अगर आपके अंदर वाक शक्ति है तो आप बातचीत भी कर सकते हैं, और आपके अंदर अगर वाक शक्ति है तो आप स्पीच भी दे सकते हैं, है ना। तो ये 2 फायदा है बोलने का। तो अगर आपके अंदर वाक शक्ति है, बोलने का शक्ति है, तो इसका क्या फायदा है? तो इसके 2 फायदे लेखक ने इस चैप्टर के अंदर बताया। पहला तो आप बातचीत करिएगा, और बातचीत जो है, और दूसरा जो है आप स्पीच वगैरह भी दे सकते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख किसको देखने नहीं मिला था? चैप्टर में बताइए, है ना, चैप्टर में पढ़ाया था ना अच्छे से कि 16 वर्ष तक जो है एक व्यक्ति था जिसका नाम था रॉबिन क्रूसो, है ना, रॉबिन क्रूसो। इनको जो है ना 16 वर्षों तक किसी भी मनुष्य का मुख देखने नहीं मिला था। ये जो है ना बिल्कुल वीरान, है ना, जंगलों में ये रहा करते थे और बिल्कुल जंगली जानवरों के साथ में रहते थे। रॉबिन क्रूसो 16 वर्ष के बाद किसके मुंह से एक बात सुना था? तो 16 वर्ष जब बीत गया तो पहली बार जो है ना इसने जिसके मुख से बात सुना था उसका नाम था फ्राइडे, है ना, फ्राइडे के मुख से इन्होंने बात सुना था। 19 नंबर में है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। तो किसने कहा था? तो बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये बेन जॉनसन ने कहा है। और असली बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में होता है। सही बात है, जहां 3 व्यक्ति हो जाए या 4-5 या उससे अधिक हो जाए ना, तो वहां दिल को खोल करके बातें नहीं की जाती है। लेकिन जब 2 व्यक्ति होता है ना, तो दोनों एक दूसरे के सामने एकदम दिल की बातें करता है, दिल खोल करके बातें करता है। इसलिए एडिसन साहब ने कहा कि असली बातचीत जो है ना सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकता है। देखिए ये दोनों प्रश्न में ना बड़ा कंफ्यूजन भी होता है कभी कभी कि किसने बोला था कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है? तो आंसर है बेन जॉनसन। और असली बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में होता है, किसने कहा था? तो एडिसन ने कहा था। लेकिन याद कैसे रखिएगा? देखिए आपको बेन जॉनसन भी याद रहेगा, आपको एडिसन भी याद रहेगा, और ये दोनों स्टेटमेंट भी याद रहेगा आपको, लेकिन कंफ्यूजन होगा कि किसने क्या बोला था। आप ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए ओ से असली बातचीत में यहाँ ओ है तो ओ, और यहाँ पर देखिए ए, है ना, ओ ए। और यहाँ पर देखिए बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार आता है, बोलने में शुरुआत में क्या है? बो, तो यहाँ पर भी है बो, बेन जॉनसन, है ना। बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यानी बोलने, तो बोलने से हो जाएगा बेन जॉनसन, और असली ओ से हो गया एडिसन, है ना। बातचीत में जमा हुआ धुआं किस प्रकार निकलता है? तो बातचीत में जमा हुआ धुआं किस प्रकार निकलता है ना, बातचीत में जमा हुआ जो धुआं होता है किस प्रकार निकलता है? ये एग्जाम में अगर पूछेगा कि बातचीत में जमा हुआ जो धुआं होता है
वह किस प्रकार निकलता है। तो आप याद रखिएगा कि ये जो है ना, अगर ये किस नंबर का बातचीत में जमा हुआ धुआं किस प्रकार निकलता है, तो ये जो है ना भाप बन करके जो है ना बाहर निकल जाता है। तो आप याद इसका आंसर याद रखिएगा कि भाप बनकर बाहर निकलता है। अब मैंने अभी बताया ना कि अगर आपको ऐसा मतलब आपका मन अगर भारी भारी जैसा लगता है, तो आप जब किसी से बातचीत करते हैं तो आपका मन हल्का हो जाता है ना। तो मन हल्का क्यों होता है? क्योंकि आपके अंदर जो धुआं वगैरह है ना, जो भी मवाद वगैरह आपके अंदर जमा रहता है, जो भी चीजें, तो वो एकदम भाप बन के निकल जाता है और मन हल्का हो जाता है। कितने आदमी के बातचीत में बेतकल्लुफी का कोई स्थान नहीं रहता। बेतकल्लुफी का मतलब होता है अस्पष्टता, है ना। बेतकल्लुफी का मतलब होता है अस्पष्टता। मैंने अभी कहा ना कि जब कोई दो व्यक्ति बात करता है ना, तो उसमें बहुत ज्यादा चीजें जो है पारदर्शी होता है और बहुत क्लियर होता है। लेकिन कितने आदमी के हो जाने के बाद जो है कि बेतकल्लुफी का कोई स्थान ही नहीं रहता है। इसका मतलब अस्पष्टता का कोई स्थान नहीं रहता है, खाली एकदम ऊपरी ऊपरी बातें, है ना, बड़ी दूर दूर से बातें की जाती है। तो आंसर याद रखिएगा 4 लोगों की बातों में, है ना, 4 लोगों की बातों में जो है ना बेतकल्लुफी का कोई जो है स्थान नहीं रहता है। कितने लोगों के बातचीत को त्रिकोण के रूप में देखा जाता है? तो आप याद रखिएगा 3 लोगों के बातचीत को त्रिकोण के रूप में देखा जाता है। 3 लोगों के बातचीत को 3 लोगों के बातचीत को त्रिकोण के रूप में देखा जाता है। कितने लोगों के बातचीत को संलाप नहीं कर सकते हैं? ध्यान रखिएगा 4 से अधिक। 4 से जो अधिक लोगों का बातचीत होता है ना, इसको हम लोग संलाप नहीं कर सकते हैं, है ना, बातचीत उसको बिल्कुल नहीं कर सकते। इसी को तो राम रमुवल कहते हैं। याद रखिएगा 4 से जो अधिक लोग का बातचीत होता है उसको हम लोग संलाप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, बातचीत बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, उसको राम रमुवल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किनके बातचीत में पराये जमाने की शिकायत हुआ करती है? तो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाने में बताया था ना कि 2 बुढ़ों की बातचीत जो है ना, 2 बुढ़ों की जो बातचीत होता है, इसमें पराया जमानों की शिकायत ही हुआ करता है। जब वो आपको कहानी सुनाना स्टार्ट कर देगा ना, तो 4 गो सच बोलेगा तो 10 गो झूठ ही बोलता है ना। अगला प्रश्न है, किनके बातचीत में रस का समुद्र उमड़ पड़ता है? तो आंसर याद रखिएगा 2 सहेलियों के बातचीत में, है ना। 2 सहेलियों के बातचीत जो है, 2 सहेलियों का जो बातचीत होता है, इसमें, है ना, इसमें जो है रस का समुद्र उमड़ पड़ता है। तो ये 26 यहां से यहां इसमें कंप्लीट हुआ, है ना। और आगे देखते हैं। तो 27 नंबर में देखते हैं, हमारे देश में कैसे लोगों में बदकही होती है? तो अशिक्षित लोगों में, है ना। हमारे लोगों में कैसे लोगों में बदकही होती है? तो बातचीत के जो लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, उन्होंने बताया है कि हमारे देशों में जो है अशिक्षित लोगों में बदकही होती है। कहाँ की बात निराली होती है? तो आंसर याद रखिएगा चंडू खाने की। चंडू खाना क्या होता है? हर मोहल्ले में, हर गांव में होता है कि एक वैसा जगह होता है ना, किसी पेड़ के नीचे या कोई अन्य स्थल पर, जहां पर अफीम खाने वाले और जो है मतलब नशीले पदार्थ का प्रयोग करने वाला जो लोग है, नशीला पदार्थ खा करके सब जब एक जगह पर बैठते हैं, तो भाई उसका बात ही अलग है, तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो वही उसी को चंडू खाना कहा जाता है, जहाँ अफीम खाने वाले लोग सब इकट्ठा होते हैं। तो कहाँ की बात निराली होती है? तो चंडू खाने की बात निराली होती है। यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर क्या कहलाता है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहलाता है। ये मैं चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया हूँ आप लोगों को, है ना। तो कुछ ये तो आप पता ही होगा। लेखक के अनुसार किस उम्र के लोगों के बातचीत सारगर्भित होता है? सारगर्भित मतलब किसमें सार होता है ना। तो 25 के ऊपर के नौजवानों की, यानी जिस व्यक्तियों का उम्र 25 साल से ऊपर होता है, तो उनका जो बातचीत होता है उसमें एक वजन होता है, उसका एक मतलब होता है। और 25 साल से जो नीचे के लोग होते हैं ना, उसके उनमें से अधिकांश लोगों का जो बातचीत होता है उसमें जो है एक उसके बातचीतों में एक ना कुछ खास सार नहीं होता है, उसका कुछ मतलब नहीं होता है ना। निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? उर्वर था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? ये तो अब लेखक का परिचय में है ना, ये बहुत अच्छे से सब पढ़ाए हैं। तो 23 जून 1844 को कहां पर हुआ? इलाहाबाद में। इलाहाबाद कहां पर पड़ता है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। इसके पिताजी का नाम क्या था? तो पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था, और ये क्या थे? तो ये व्यापारी थे, पेशे से ये व्यापारी थे। इसके माता का नाम पार्वती देवी था, और इसका जो निधन है 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हो गया। और वैसे देखिए उपन्यास और नाटक वगैरह जो है इसका जो है, तो वो आप लोग जो है ना, मैंने जो लेखक का परिचय का दूसरा वीडियो अपलोड किया है, उसके अंदर बहुत अच्छे से समझाए हैं, वहां जाकर के आप पूरा देख लीजिएगा, है ना। यहाँ पर मैंने 2 उपन्यास लिखा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो एक है हमारी घड़ी और दूसरा उचित दक्षिणा। और 37 नंबर में इसके 3 नाटक जो बहुत महत्वपूर्ण है, एक पद्मावती, दूसरा सीता वनवास, और एक जो है
उसका नाम है बाल विवाह, है ना। तो बाल विवाह, पद्मावती और सीता वनवास, है ना, और जो है कि सीता वनवास। तो ये जो है आपका तीन जो है ना, तीन गो इसका नाटक बहुत महत्वपूर्ण नाटक है। इसके अलावा इसने जो है तकरीबन 1000 के आसपास निबंध लिखे हैं, जिसमें से 100 निबंध जो है बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध की, है ना, श्रेणी में आता है। बालकृष्ण भट्ट मूलतः क्या थे, बीकेबी का मतलब बालकृष्ण भट्ट मूलतः क्या थे, तो गद्यकार थे। और जो है ना लेखक का परिचय पढ़ाने में ये उस समय छूट गया था, तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया हूँ कि भारतेंदु युग का ना कुछ लेखकों का नाम जो इस चैप्टर के अंदर दिया हुआ है, कि खुद तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्योंकि इसी के नाम पर तो भारतेंदु युग नाम पड़ा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, है ना, ये वही क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे ना, स्वदेशी कविता, उसका जो राइटर था बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ये वही है। और राधाचरण गोस्वामी और बालकृष्ण भट्ट। तो ये जो है 5 लेखकों का यहाँ पर नाम दिया हुआ था कि ये जो है भारतेंदु युग के हैं। तो इनमें से ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछ सकता है कि 3 गो ऑप्शन में दे देगा, एक अलग दे देगा, तो आप लोग को जो है ये 5 कम से कम ध्यान में रखना है। तो इस तरह से जो है इस चैप्टर से जो महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव था, वो जो है 40 जो है ऑब्जेक्टिव जो है वो कंप्लीट हुआ। और बातचीत चैप्टर मैंने पढ़ाया, फिर लेखक का परिचय भी पढ़ा दिया, और इससे जितने ऑब्जेक्टिव होते थे ये भी मैंने करा दिया। अब जो है इसके बाद जो वीडियो आएगा वो सेकेंड चैप्टर, बहुत ही मजेदार कहानी है, उसने कहा था।